हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रोडक्शन एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था अबाउट मटेरियल हैंडलिंग या मैं बोलूँ मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मटेरियल्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का। एज द नेम सजेस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जब मैं इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो इन्वेंट्री को प्रॉपर उसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, दी प्लानिंग पार्ट एज वेल एज दी एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये दोनों चीजें कवर अप होती है आपके मैनेजमेंट के अंदर। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या हम ऐसा कहते हैं रादर इट इज अ प्रोसेस और कॉन्सेप्ट वेयर हम क्या करते हैं, वी एंश्योर दी प्रॉपर सप्लाई ऑफ इन्वेंट्रीज एंड एंश्योर दैट कि जो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम है वो किसी भी तरह से सफर ना हो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और ड्यू टू ब्लॉकेजेस ऑफ इन्वेंट्री और सम अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द levels of inventory to the most acceptable you can say levels। तो जो भी मोस्ट एक्सेप्टेबल लेवल्स है उन लेवल्स के विद इन इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखना, मेंटेन करके रखना, दैट इज द पर्पस ऑफ या दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यहाँ पे आप देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। लाइक इन्वेंट्री को बहुत सी जगहों पर आप देखोगे कि इन्वेंट्री इज बीइंग टर्म्ड एज स्टॉक एज वेल, ठीक है, इन्वेंट्री और स्टॉक, बट दो हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी टू। बाकी कॉमन जो यूसेज है जनरल लैंग्वेज के अंदर हम उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो ये इन्वेंट्री या स्टॉक है क्या, तो इन्वेंट्री और स्टॉक में जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था, जो हमारा मटेरियल्स मैनेजमेंट वाला लेक्चर था, वहां पर भी हमने देखा था कि इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री इंक्लूड्स या इन्वेंट्री कंप्राइज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसमें एक सेफ्टी स्टॉक भी आता है, और देन उसके बाद जब आप बात करते हो एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो जब हम मेंटेनेंस के पर्पस से या रिपेयर के पर्पस से भी कुछ इक्विपमेंट जो है उसको यूज करते हैं, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का पार्ट होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता है फॉर लिस्ट ऑफ कमोडिटीज। तो जो भी कमोडिटी आप यूज करते हो, जो भी स्टफ आप यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन पर्पस, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वेरियस कमोडिटीज हम यूज करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल का पार्ट हो या वो एक सेमी प्रोसेस्ड या सेमी फिनिश्ड एक गुड हो, या फिर आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट हो तो वो फिनिश गुड हो, या फिर उसके अलावा जो एक इमरजेंसीज या कंटिजेंसीज को ध्यान में रखते हुए हम एक जो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, चाहे वो सेफ्टी स्टॉक की बात हो, ये सब जो है ये आपका कंप्राइज करता है इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री इज द सम टोटल ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, आपके फिनिश गुड्स, सेफ्टी स्टॉक्स प्लस मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस। तो ये सारा कुछ तो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका इन्वेंट्री। अब जब मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की, तो क्यों इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मैटर करता है, उसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। तो नीड और इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, आप देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इफेक्टिव प्रोडक्शन। विद द हेल्प ऑफ
साउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट या साउंड इन्वेंट्री कंट्रोल आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंश्योर द इफेक्टिव प्रोडक्शन। तो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम में लीड करता है आपका या रिजल्ट करता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जितना प्रॉपर वे में आप इन्वेंट्री को मैनेज करोगे, जो भी है आप इन्वेंट्री को लाइक रोटेट करोगे या कैरी करोगे आपके सिस्टम के विद इन, वो हेल्प करेगा आपको ओवरऑल प्रोडक्शन रिलेटेड एफिशिएंसीज को अचीव करने में। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम अटेन करने के लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके अलावा स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन दी प्रोसेसेस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन दी यू कैन से दी फ्लो। तो जब मैं प्रोसेस की बात करता हूँ या मटेरियल फ्लो की बात करता हूँ तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल बनाए रखने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। देन रेगुलर फ्लो या स्मूथ फ्लो, स्मूथ फ्लो किसका, मटेरियल का। तो मटेरियल का एक स्मूथ फ्लो मेंटेन रहे, प्रॉपर एक चैनल से आपका सारा जो इन्वेंट्री है वो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव होता चले जाए। तो उस फ्लो के अंदर रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हमें इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। टू हैव ए प्रॉपर ब्लेंड या बैलेंस बिटवीन दी डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस जो मार्केट डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट डिमांड को मीट आउट करने के लिए, उनको ब्रिज करने के लिए आपका इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जरूरी होता है। एंड फाइनली टू फैसिलिटेट पॉलिसी डिसीजंस, जो भी आपके प्रोडक्शन रिलेटेड पॉलिसी आपने बना के रखी है तो उन पॉलिसी डिसीजंस को अचीव करने के लिए आपके जो भी पॉलिसीज आपने बनाए हैं उन पॉलिसीज को यू कैन से रेगुलेट करने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी प्रोडक्शन आपका जो मटीरियल्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो मैटर करता है। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पॉइंट्स मैंने यूज किए हुए हैं। इफेक्टिव प्रोडक्शन आपको मिलता है इसमें, देन स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है आपका, रेगुलर फ्लो आप मेंटेन कर सकते हैं, आप बैलेंस आउट कर सकते हैं दी डिमांड एंड सप्लाई, और उसके साथ साथ आप फैसिलिटेट कर सकते हो अपने पॉलिसी डिसीजंस को। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके इन्वेंट्री कंट्रोल को? तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है आपका द कॉस्ट रिलेटेड विद इन्वेंट्री। अगर मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट बात करता हूं तो इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या हो सकती है आपकी? पहला जो होता है वो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, ऑर्डर की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, या सीधा सीधा हम बोलूं परचेज करने की कॉस्ट। ठीक है, तो परचेज करने की कॉस्ट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, वंस यू हैव लाइक रिसीव्ड द इन्वेंट्री, जब आपके पास इन्वेंट्री आ जाती है, स्टॉक आ जाता है, रॉ मटेरियल आ जाता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद उसके बाद आ जाती है उसको कैरिंग कॉस्ट। तो उस इन्वेंट्री को आपको कैरी करना पड़ता है, यू हैव टू स्टोर इट एट वन पॉइंट ऑफ और एट वन पॉइंट और प्लेस। तो वो जो है दैट इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। उसकी होल्डिंग, हम ये भी बोल सकते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। उसको होल्ड करके रखने की, स्टॉक करके रखने की, या उसको पूरे थ्रू आउट दी प्रोसेस जब हम कैरी करते हैं तो कैरी करके चलने की जो कॉस्ट आती है वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर उसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। फिर जब आप बात करते हो लाइक इफ योर स्टॉक्स या इफ योर इन्वेंट्रीज गॉट रॉटन और समहाउ इफ किसी तरह से अगर वो खराब हो जाती है और इट इज ऑफ नो यूज फर्दर ऑन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समहाउ डंप भी करना पड़ेगा। तो उसको डंप करने की जो कॉस्ट है, ये दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो कि रिलेट करती है आपकी इन्वेंट्री के साथ साथ। तो पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है आपके ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को, वो है इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। फिर आता है आपका डिमांड, द ओवरऑल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट,
ठीक है। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके बनाए प्रोडक्ट्स की एक तो डिमांड, और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ लेट्स से प्रोडक्शन यूनिट, तो जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उन मटेरियल्स की डिमांड, ठीक है। तो एक तो आपके फिनिश गुड की डिमांड, और दूसरा जो आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल की डिमांड। तो ये दोनों चीजें, दोनों एस्पेक्ट्स ही आपके अफेक्ट करते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिलेटेड डिसीजंस को। देन ऑर्डरिंग साइकिल, जो साइकिल आप यूज करते हैं, ऑर्डर साइकिल, लाइक कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप ऑर्डर करते हैं। तो रीऑर्डरिंग की जब बात आती है, ठीक है, क्या लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज आप मेंटेन करते हो, मिनिमम लेवल कितना है, मैक्सिमम लेवल कितना है, फिर रीऑर्डरिंग लेवल वहां पर क्या आएगा, तो दैट इज ऑर्डर साइकिल। कितने टाइम पीरियड में आप फर्दर ऑर्डर प्लेस करते हैं फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्रेश इन्वेंट्रीज। देन लीड टाइम, लीड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करता हूँ, लीड टाइम जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, एक टाइम गैप है बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक तो पहला पॉइंट जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, और दूसरा जब आपको गुड्स डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने से लेके तो रिसीविंग ऑफ गुड्स, ये दो जो अलग अलग फ्रेम है या टाइम फ्रेम है या जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके बीच का जो एक डिफरेंस आएगा, या वो जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड बिटवीन ऑर्डरिंग प्लेसिंग ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री एंड देन रिसीविंग दैट इन्वेंट्री, ठीक है। तो वो जो है आपका लीड टाइम है। फिर उसके बाद बफर स्टॉक आ जाए। बफर स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ, बफर स्टॉक या हम उसको कह सकते हैं एक तरह से सेफ्टी स्टॉक भी है। अब जैसे लीड टाइम हुआ, लीड टाइम आपने कंसिडरेशन में लेके चला कि ओके इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो विद इन 5 डेज, 5 वर्किंग डेज में मेरे पास डिलीवरी आ जाता है। अब 5 डेज की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से ये तो मैंने नॉर्मल डेज ऑफ वर्क की बात किया। अब कुछ इमरजेंसीज या कंटिजेंसीज आ जाती है, एंड वो जो 5 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है, वो एक्सीड हो जाता है। लाइक मुझ तक वो विद इन 5 डेज अगर रॉ मटेरियल नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन यूनिट पूरा बंद करके बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंटिजेंसीज के लिए, ऐसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टॉक उसको स्पेयर करके रखते हैं। वो हमारा एक बफर स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली जब आप बात करते हो प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर, तो वहां पर सर्टेन डे, सर्टेन नंबर जो आपका मेन डेज होता है, उस सर्टेन मेन डे के लिए आप क्या करते हैं, कुछ स्टॉक रिजर्व में रखते हैं। तो वो जो रिजर्व में आपने इन्वेंट्री रखा हुआ, दैट इज योर बफर स्टॉक। एंड देन उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बीइंग यूज्ड, तो जो आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यूज करते हैं, तो अब जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज़्यादा रॉ मटेरियल को समहाउ आपको स्टॉक करके भी रखना पड़ेगा। उसको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन पर्पज से आपको क्या उसका क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन करके भी रखना पड़ेगा। तो जो भी आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस हैं, वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन सिस्टम, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ लाइक क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स होते हैं, तो यूजुअली ये जो बेनिफिट्स हैं वो आपके नीड एंड इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट्स से ही रिलेट करेंगे। पहला जो हमने देखे रखा हुआ है यहाँ पे कि पहला जो एक मेजर एडवांटेज या बेनिफिट होता है वो क्या होता है, इट हेल्प्स यू इन सेविंग सम फंड्स फॉर यू। आप अपने लिए कुछ पैसा, कुछ मनी, कुछ फंड्स सेव कर सकते हैं, तो सेव्स मनी। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, तो जो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखा, ठीक है, उन्हीं कॉस्ट को समहाउ आप क्या करते हो, थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। कुछ एक सर्टन जो कॉस्ट है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, आप उस कॉस्ट को अवॉइड करोगे तो वहां से यू विल बी सेविंग सम मनी। देन इंप्रूव कैश फ्लो। ये जो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल जो आप टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग द ओवरऑल कैश फ्लो। तो जो भी लाइक आपका वर्किंग कैपिटल का साइकिल है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल को आप और ज़्यादा इजी गोइंग बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ
अप्लाइंग साउंड इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म्स। और फिर एक आता है सेटिस्फाई कस्टमर्स। सी अगर टाइमली आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है, टाइमली आप स्टॉक्स को डिस्पोज कर देते हैं या डिलीवर कर देते हैं, आप फिनिश गुड्स मार्केट तक अवेलेबल करा देते हैं, तो दैट विल समहाउ गिव ए प्लीजेंट और सेटिस्फैक्टरी फील टू दी कस्टमर्स। अदरवाइज क्या होगा, अगर टाइमली डिलीवर नहीं हो पाएगी चीजें तो कस्टमर भी पैनिक करेगा, दैट कस्टमर विल लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव्स एंड वहां से देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग लाइक बिजनेस। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसको हम उस वे में देखें कि हम हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करके रख सकते हैं बाय प्रॉम्प्ट, या जो एज एंड व्हेन दी गुड्स आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट, तो वहां तक उनकी टाइमली डिलीवरी करके हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके रख सकते हैं। देन चैलेंजेस फेस्ड बाय इन्वेंट्री जो कीपिंग आपका पूरा स्टाफ होता है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आपकी टीम है, तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। पहला है गेटिंग एक्यूरेट स्टॉक डिटेल्स। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर और क्वांटिटी, इवन दो आप बहुत सारे लाइक ऑटोमेटेड आजकल टूल्स यूज करते हैं, आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, ERP और इसके थ्रू आपको लाइक नंबर्स मिल जाते हैं, बट स्टिल जहां पर हम मैन्युअली बात करें या जहां पर मैं बहुत एक स्कैटर्ड से अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करता हूं, बहुत लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करता हूं, तो वहां पर एट टाइम्स एग्जैक्ट जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो पता करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, और सिंस वो एस्टिमेशंस आपके सही नहीं होंगे तो बाकी की कैलकुलेशंस भी आपके थोड़े से गड़बड़ाने के चांसेस है या मिसकैलकुलेशंस के वहां से चांसेस आते हैं। तो गेटिंग एक्यूरेट स्टॉक डिटेल्स वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और वो चैलेंजिंग टास्क है आपके इन्वेंट्री कीपर्स के लिए। एंड देन पुअर प्रोसेसेस। अगर प्रोसेसेस आपके साउंड नहीं होंगे, अगर आप चीजें ट्रैक नहीं कर पाएंगे, पुअर मैकेनिज्म्स अगर आप फॉलो करोगे, तो वो एक मेजर चैलेंज होगा। देन चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स। सिंस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डिमांड, जो कस्टमर है उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है, तो अगर कस्टमर के एंड पे डिमांड चेंज हो जाती है, ठीक है, तो यू कैन डू मच अबाउट इट। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए फिर या तो अपना ओवरऑल नेचर ऑफ प्रोडक्ट वहां पर थोड़े से चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आप चेंज करोगे, एंड फॉर दैट आपको अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है और जो आपके मटेरियल है वहां पर कुछ पॉसिबल चेंजेस लाने की जरूरत होगी, तो वो भी एक चैलेंज होता है। और देन यूजिंग वेयर हाउस स्पेस। सी फॉर कैरिंग आउट योर प्रोडक्शन रिलेटेड टास्क आपके पास स्पेस तो लिमिटेड होता है। एक जो भी आपका प्लांट का लेआउट है या प्लांट का जो लोकेशन है, सिंस एक रिस्ट्रिक्टेड या कन्फाइंड एरिया में आप काम कर रहे हैं, तो जब बात आती है उस लिमिटेड स्पेस को यूज करने की, या अगर आप किसी थर्ड पार्टी को भी अप्रोच करते हो, कुछ वेयर हाउसेस और लाइक जो स्टोर्स होते हैं उनको भी अगर हम अप्रोच करेंगे, तो वहां पर भी यू विल ऑलवेज हैव दैट स्केर्सिटी, एक थोड़ी सी लिमिटेशन आपको मिलेगी स्पेस की। तो जो भी अवेलेबल एरिया है, जो भी लिमिटेड स्पेस है, उसको कैसे हम बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, वो एक चैलेंज होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो स्पैटियल जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो भी एक चैलेंज होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए। अब ये जो बेनिफिट्स हैं इनको रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है, ये जो चैलेंजेस हैं इनको आप फेस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि हम यूज करते हैं। तो वेरियस मेथड्स जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है। पहला है एबीसी एनालिसिस। लाइक एबीसी एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं, तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इट इज बीइंग सेड एंड इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट क्या होता है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। 3 अलग अलग कैटेगरी में आपका जो भी है पूरा इन्वेंट्री वो बाइफरकेटेड होता है या डिवाइडेड होता है। एक ऐसा सेट या एक ऐसा पूल ऑफ इन्वेंट्री होता है जो कि सबसे ज्यादा
कंट्रीब्यूट करता है। लाइक हार्डली 10% ऐसा कुछ इन्वेंट्री होता है जो कि ओवरऑल जब मैं वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो इट हैज गॉट लाइक अबाउट या अराउंड 70% ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 10% ऑफ इन्वेंट्री वो 70% ऑफ रिजल्ट्स आपको देके जाता है, या 70% ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं वो अप्लाई होता है, यूज होता है। उसको हम कहते हैं ए कैटेगरी का, यू कैन से आइटम बोल सकते हैं। तो जो भी आपके आइटम्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज ए, बी एंड सी। ए जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन जिसका होता है, बी जिसका कि एक मॉडरेट कंट्रीब्यूशन है, और सी जिसका कि बहुत लो कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप ऐसा मान के चलो देयर आर 70%, अराउंड 70% ऑफ स्टफ जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, एक 10% का इनपुट जाता है। बाकी जो 20-20 बचा है वो 20% स्टफ आपका 20% आपको रिजल्ट देता है, या 20% कहीं ना कहीं वो कंज्यूम होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये एबीसी एनालिसिस जो होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, आइटम्स को कैटेगराइज कर देते हैं, या स्टॉक्स को, इन्वेंट्रीज को हम कैटेगराइज करते हैं एज ए, बी एंड सी। ए वो स्टफ विच हैव द हाईएस्ट बियरिंग, जिसका कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर। देन बी समवॉट मॉडरेट, और सी कैटेगरी के जो स्टफ है या जो आइटम्स होते हैं उनका की एक लो कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती प्रोडक्शन पर्पस से। ठीक है, तो वो है आपका एबीसी एनालिसिस। फिर अगर मैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की बात करूं, यहां पर मैंने कंट्रीब्यूशन की बात की या यूसेज के बेसिस पे बात किया था। अगर मैं उसके यू कैन से अवेलेबिलिटी की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज। अगेन उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं VED, V फॉर वाइटल, E फॉर एसेंशियल एंड D फॉर डिजायरेबल। V फॉर वाइटल या एसेंशियल, सॉरी वाइटल इंपॉर्टेंट आइटम्स विच आर हैविंग अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मतलब अगर मैं प्रोडक्शन पर्पस से देखूं तो जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा वो आपके वाइटल, देन कम्स दी एसेंशियल, जिनके की बिना आप ऐसा कह सकते हैं कि यू वोंट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म गुड्स, तो वो एसेंशियल है, दोज आर मैंडेटरीज। ठीक है, तो जो भी मैंडेटरी होगा वो एसेंशियल, और उसके बाद डिजायरेबल। लाइक जो कि समहाउ आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप उसको यूज करते हैं वेल एंड गुड, उससे थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हो सकता है। अगर वो ना भी अवेलेबल हो तो भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट उसका नहीं है, बट दोज आर डिजायरेबल। ठीक है, वी विश कि वो चीज उसके अंदर हो सो दैट उसका एस्थेटिक थोड़ा सा एनहांस हो जाए, लाइक अपीयरेंस थोड़ा सा एक रिच लुक आ जाए आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसे पर्टिकुलर जो आइटम्स होंगे वो डिजायरेबल होंगे, यू विश कि वो यूज किए जाए। एसेंशियल्स ऐसे आइटम्स जिनके बिना यू वोंट बी एबल टू कन्वर्ट या यू वोंट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म दी प्रोसेसेस, तो वो चीज जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो एसेंशियल हो गए। और वाइटल सबसे ज्यादा क्रिटिकल, या जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो हैंडल विथ केयर सॉर्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो अर्जेंट भी होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है, तो अर्जेंसी और यूजेबिलिटी उसके बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं तो वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो यूज और अर्जेंसी के बेसिस पे हमने ये देखा। फिर एक जो है आप नीचे जहां पे देखो SGE और FSM, ये दो एनालिसिस और है। तो SGE की अगर मैं बात करता हूं तो वापस अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, S आर दी आइटम्स जिनके लिए जो कि स्केल क्वांटिटी में होते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। यू विल हार्डली फाइंड दोस आइटम्स। ठीक है, तो इतने ज्यादा उसके सप्लायर्स अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं बाय नेचर की बात करता हूं तो बाय नेचर वो मटेरियल ऐसा है जो कि अबंडेंस में आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उनको हम स्केयर आइटम कहते हैं। और ठीक है, आप हमेशा से कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा हम स्टॉक में इसको बफर स्टॉक इसके लिए मेंटेन करके सकें, क्योंकि कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबिलिटी जो है वो हो सकता है कि ना हो पाए प्रॉपर।
फिर एक आता है आपका डिफिकल्ट, ऐसे आइटम्स जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिनकी अवेलेबिलिटी होती तो है बट थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते, तो वो डिफिकल्ट होते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है ऐसे स्टॉक जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। एन नंबर ऑफ वेंडर्स या सप्लायर्स को आप अप्रोच करके इजीली यू विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोक्योर सच आइटम्स, तो वो इजी होंगे। फिर एक होता है FSL एनालिसिस, जहां पे हमने क्या करा, मूवमेंट के बेसिस पे, ठीक है, जो उनका जब मैं इंटरनल मूवमेंट की बात करता हूं तो इंटरनल मूवमेंट के बेसिस पे या कंजम्पशन के बेसिस पे 3 तरह के कैटेगरीज के आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या आइटम स्टॉक्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री हो सकती है। पहला है फास्ट मूविंग, जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बहुत जिसका रोटेशन एक फास्ट होता है। देन स्लो मूविंग होगा और एक होगा नॉन मूविंग। तो 3 तरह के यहाँ पर भी कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, तो ये कैटेगराइजेशन था। फिर इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो और जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, एक टेक्निक आप देख सकते हो JIT, जस्ट इन टाइम। लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपका JIT के ऊपर बेस्ड होता है। JIT अलग से हमने एक लेक्चर आपके साथ शेयर किया हुआ था, तो वो लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू JIT। बट JIT की अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट इन टाइम, जब रिक्वायरमेंट है तब आप इन्वेंट्री प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। अननेसेसरी किसी तरह का बफर स्टॉक या डेड स्टॉक जैसा कुछ आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट जरूरत है तो आप ऑर्डर प्लेस करें एंड अकॉर्डिंगली आप मैन्युफैक्चरिंग कंडक्ट करते हैं। फिर एक आता है आपका FIFO एंड LIFO। लाइक FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल या जो इन्वेंट्री आपके पास पहले आया है उस इन्वेंट्री को आप पहले कंज्यूम करें, जो इन्वेंट्री लास्ट में आया है आप उसको लास्ट में कंज्यूम करें। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, जस्ट एक रिवर्स मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे रिसेंटली या जो सबसे लेटेस्ट आपके पास इन्वेंट्री आया है उस इन्वेंट्री को आप पहले यूज में लेते हैं। तो FIFO एंड LIFO, दीज आर दी 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके बेसिस पे भी हम इन्वेंट्री मैनेज करके रखते हैं। फिर एक आता है आपका सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप क्या यूज में लेते हैं। 3 लेवल्स ऑफ आपका जो इन्वेंट्री है उसको कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डरिंग लेवल। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ पर प्रैक्टिस में ला सकते हैं, जहां पर एक रीऑर्डरिंग लेवल जो है वो आप मिनिमम या मैक्सिमम लेवल से नहीं डिसाइड करते। आप क्या करते हैं, उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, एक फिक्स ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओके फाइन, एट ईच यू कैन से सर्टेन डेट ऑफ द मंथ मैं इतने का लॉट में जो है प्रोक्योर करूंगा रॉ मटेरियल। तो उस तरह के अगर मैकेनिज्म पे आ जाते हैं तो फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी हो सकता है। एक आपका होता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लाइक किस एक क्वांटिटी में आपको ऑर्डर प्लेस करना है जो कि आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। क्योंकि देखो हमने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं। तो उन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए आप देखते हो कि क्या एक सही लॉट साइज या बैच साइज होता है जिसके कि आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, वो होता है आपका EOQ। इसके लाइक सेट फॉर्मूलाज होते हैं, तो आपको इंटीग्रेसिस में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला ठीक है, कहाँ कैसे अप्लाई होता है। तो वो प्रैक्टिकल पार्ट में भी आपको उतना अभी यहाँ पे, बिकॉज सिंस ये जो टॉपिक है एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आपको दिया हुआ है, तो फॉर्मूलेज में कैसे वैल्यूज पुट अप करके कैलकुलेशन करके कैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली जाती है, तो उतने कैलकुलेशंस की तरफ अभी हमें नहीं जाना है। फिर वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ तो आपका क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, ये एक टेक्निक आप यूज करते हैं जहां पर अलग अलग इन्वेंट्री को हम अलग अलग कोड्स असाइन कर देते हैं। लाइक अल्फा न्यूमरिक, आप कुछ भी कोड्स वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग जो लाइक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करूं, एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं, तो जो भी मेडिसिन तैयार की जाती हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उनको
क्लासिफाई या कोडिफाई किया जाता है, ठीक है। आप वो जो है आइटम या इन्वेंट्री प्रोक्योर करते हो, आप उसको प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो हर एक के लिए कुछ कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं। वो अल्फान्यूमेरिक कोड्स सीधे सीधे आप उनको यूज करते हो और उसके बेसिस पे जो भी आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन करना है आपके इन्वेंट्री का, वो इजीली किया जा सकता है। और फिर उसके बाद आते हैं आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज जिनको कि आप अप्लाई करके, जिसमें आप वैल्यूज अलग अलग पुटअप करके निकाल सकते हैं कि क्या एक ऑप्टिमम लेवल होता है इन्वेंट्री को ऑर्डर करने के लिए, कब हमें इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, कब हमें उसको प्रोक्योर करना है। तो उसके लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज की भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ नाइस टाइम।